हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी कक्षा 12 की अध्याय 1 पुष्पी पाठक में लैंगिक जनन से पर परागण को। ठीक है, पर परागण ये हमारा क्लास नंबर 8 है। इसके पहले हमने आपको दे दिया है कुल 7 क्लास, जिसमें स्व परागण भी है। इस 7 क्लास का आपको जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम होगा कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023-24 इस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में जाने पर आपको ये 7 क्लास मिल जाएंगी। साथ में इसके बाद आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसी प्लेलिस्ट में मिलती चली जाएंगी, 1 बाय 1 करके, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े किसी भी क्लास को ढूंढने के लिए। सबसे खास बात यह है इस चैनल की, इस प्लेलिस्ट की, कि यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिलेगा सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कास्ट, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी बायोलॉजी फ्री में। कक्षा 12 की मैं आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पर परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, पर परागण से क्या लाभ है और क्या हानि है, इस सभी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर परागण होता क्या है। देखो, पर परागण एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हमने बताया था स्व परागण, परागण क्या है, एक प्रक्रिया है। उसी में एक भाग आता है पर परागण। तो पर परागण भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण, ठीक है, किसी पुष्प से निकला हुआ परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। ऐसे समझिए एक चित्र के माध्यम से, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और हर डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा ये पुष्प है, ठीक है, एक क्या है, ये एक हमारा पुष्प। क्लास को अंत तक देखिए, हर पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हमने क्या बताया कि पर परागण में किसी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, किसी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण क्या होता है, परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधों के पुष्प पर जो वर्तिकाग्र पाया जाता है वहां पर पहुंचता है, तो वो क्या कहलाता है, पर परागण। और अगर मान लीजिए कि ये पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहा है और इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के गिर गया, या फिर यहीं से निकला और यहीं जाकर के गिर गया, तो क्या कहलाएगा। तो अगर एक ही पौधे के बीच में परागण की क्रिया हो रही है तो वो कहलाएगी हमारी स्व परागण। ठीक है, एक ही पौधे के बीच में जो परागण की क्रिया हो रही होती है तो कहलाता है स्व परागण। और एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे हो तो क्या कहलाता है, पर परागण। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। देखिए हमने क्या बताया आपको, पर परागण में, ठीक है, पर परागण में पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण, ठीक है, निकला हुआ परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो
उसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो समझ में आया बच्चा कि अगर पराग कण जो होता है किसी पुष्प के पराग कोश से निकलता है और उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे क्या करते हैं? पर परागण कहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं पर परागण में, तो पर परागण क्रिया के लिए कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इनके मुख्य लक्षण क्या होंगे दूसरे पॉइंट में लिखते हैं। पर परागण क्रिया, ठीक है, पर परागण क्रिया का मुख्य लक्षण पर परागण क्रिया का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें बने बीज जो पर परागण क्रिया से जो बीज बनते हैं, ठीक है, जो बीज बनते हैं बीज एक ही जाति के पौधों या फिर पौधे के होते हैं। तो समझ में आया कि पर परागण क्रिया का पहला मुख्य लक्षण यह है कि इनसे जो बीज बनता है वो एक ही जाति के पौधे होते हैं। अब आगे अगर बात करते हैं तो पर परागण क्रिया में जो पुष्प होते हैं, पर परागण क्रिया में जो पुष्प भाग लेते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो पर परागण क्रिया में भाग लेने वाले पुष्प मुख्य रूप से द्विलिंगी होते हैं। समझ में आया कि पर परागण क्रिया में जितने भी पुष्प भाग लेंगे, ठीक है, चाहे वो पुष्प छोटा हो या वो पुष्प खूब बड़ा हो, वो पुष्प होगा द्विलिंगी। अर्थात द्विलिंगी का मतलब क्या होता है मैं इसको भी बता देता हूं आपको, यहां पर लिख करके नोट करके लिखिएगा। द्विलिंगी पुष्प, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डायोसियस फ्लावर। डायोसियस फ्लावर क्या होता है? एक ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों जनन तंत्र उपस्थित हो, उसको हम कहते हैं डायोसियस फ्लावर, यानी कि द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। फिर से देखिए, एक ऐसा पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों जननांग या फिर जनन अंग उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी का ठीक विपरीत होगा एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में केवल और केवल एक ही जनन अंग, चाहे वो नर जनन अंग हो चाहे वो मादा जनन अंग हो, केवल एक ही जनन अंग उपस्थित होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी और मैं चाहता हूं कि आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे जानते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया कि पर परागण क्या होता है इसको आप समझ लिए। अब बात करना है पर परागण के प्रकार, यानी कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस
पॉलिनेशन। ठीक है, पर परागण कितने प्रकार का होता है इसको जानते हैं। तो पर परागण जो होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पर परागण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम पहला जो प्रकार होता है वो होता है वायु परागण। ठीक है, वायु परागण। दूसरा जो होता है वो होता है जंतु परागण। तीसरा जो होता है वो होता है जल परागण। और जो आखिरी आपका नंबर 4 पर आता है वो होता है आपका कृत्रिम परागण। ठीक है, कृत्रिम परागण। इसको कहते हैं एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन। इसको कहते हैं एनिमल पॉलिनेशन, जिसको एनिमोफिली भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। और इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इन सभी पॉइंट्स को हम बारी बारी से समझते हैं क्या होता है किसके अंदर। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं वायु परागण को, तो सिंपल सी बात है, वायु परागण में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। अब अगर हम बात करते हैं जंतु परागण में, तो सिंपल सा यहां पर कहना है कि जंतु परागण की जो क्रिया होती है वो होती है जंतुओं के द्वारा। अब अगर हम बात करते हैं जल परागण की, तो जल परागण की जो क्रिया होती है वो होती है जल के द्वारा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कृत्रिम परागण की, तो कृत्रिम परागण की जो क्रिया होती है वो मनुष्य अपने आप से जानबूझ करके करवाता है। तो कृत्रिम परागण को हम अगले क्लास में देखेंगे, और आज की इस क्लास में देखते हैं वायु परागण क्या होता है, जंतु परागण क्या होता है, जल परागण क्या होता है। देखिए, तो पहला प्रकार क्या है हमारा? वायु परागण। वायु परागण क्या होता है? व्हाट इज द एयर पॉल्यूशन? देखो, वायु परागण में कैसे हम लिखेंगे? पुष्पों में वायु के द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। ठीक है, किसी भी पुष्प के अंदर अगर वायु के द्वारा परागण होता है तो उसको हम कहते हैं वायु परागण। अब उस पुष्प को क्या नाम देंगे कि जिसमें वायु परागण हो रहा है? तो उस पुष्प का क्या कहेंगे हम? उस पुष्प को वायु परागित पुष्प कहते हैं। इज दिस क्लियर? कि अगर किसी भी पुष्प में वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वायु परागित पुष्प। ठीक है, वायु परागित पुष्प। अब हम बात करते हैं वायु परागित पुष्प की विशेषता क्या है। ये हमारा अगला पॉइंट है, वायु परागित पुष्प की विशेषता। वायु परागित पुष्प की विशेषता। वायु परागित पुष्प की विशेषता क्या है, इसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वायु परागित पुष्प की विशेषता क्या होते हैं। तो ये वायु परागण जिसमें होता है वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प जिसमें वायु परागण की क्रिया होती है वो पुष्प बहुत ही छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। साथ में ये आकर्षण रहित होते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पहला पॉइंट हम,
वायु परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तथा आकर्षण रहित होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दूसरी विशेषता क्या होता है कि वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वायु परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प एक लिंगी होते हैं। इतना क्लियर हुआ कि वायु परागण जिस पुष्प में होता है वो पुष्प एक लिंगी होते हैं, यानी कि मोनोसियस होते हैं। या तो उसमें नर अंग पाया जाएगा या तो मादा जनन अंग पाया जाएगा, दो में से कोई एक ही होगा। विशेषता क्या होती है वायु परागित पुष्प की, उसे भी जानते हैं। अगली विशेषता वायु परागित पुष्प की ये होती है पुष्प के पराग कोश में, पराग कोश में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पराग कण भरे रहते हैं। प्रचुर मात्रा में पराग कण भरे रहते हैं। आगे की अगर बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी अगली विशेषता ये है कि वायु परागित पुष्प जो होते हैं उनकी डंठल तंतु काफी लंबी एवं पतली होती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा एक वायु परागित पुष्प है, इसकी जो डंठल तंतु होगी वो काफी लंबी होगी और पतली होगी। ठीक है, लंबी होगी और पतली होगी इस प्रकार से। तो यहां पर लिखेंगे वायु परागित पुष्प छोटे होते हैं और इनकी डंठल तंतु पतली एवं लंबी होती है, पतली एवं लंबी होती है। समझ में आया? वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनकी पुष्प की जो आकृति होती है वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उनकी डंठल तंतु क्या होती है? बहुत ही लंबी होती है। इतना समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं इसकी विशेषता क्या है कि वायु परागित पुष्प बहुत छोटे होते हैं तथा आकर्षण रहित होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं पाया जाता। जैसे कि हमारे जंतु परागित पुष्प होते हैं उसमें कई कीट परागित पुष्प भी होते हैं, तो कीट परागित पुष्पों में कीट को आकर्षण करने के लिए उसमें आकर्षण युक्त गंध पाए जाते हैं, मकरंद पाए जाते हैं, जिसके कारण जो कीट होते हैं उस पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात अगर बात करते हैं वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यानी कि इसमें केवल और केवल नर या फिर केवल और केवल मादा जनन अंग पाया जाता है। आगे बात करते हैं वायु परागित पुष्प के पराग कोश। जो पराग कोश होता है इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, इस प्रकार से जो पराग कोश बना होता है, इस पराग कोश में जो पराग कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में भरे होते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में भरे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, वायु परागण में क्या होता है, परागकण उड़ते हुए जाता है किसी दूसरे पुष्प के पास। तो ऐसा तो है नहीं कि जितना परागकण उड़ेगा उतना ही किसी न किसी पुष्प के पास जाएगा। ठीक, ऐसा तो होगा नहीं। अगर वायु के द्वारा कुछ उड़ रहा है तो बीच में कुछ अवरोध आएगा, यानी कि उसको रोकने के लिए कुछ चीज आएगा। कुछ परागकण नीचे गिर जाएंगे, ठीक, और कुछ आगे जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो परागण की क्रिया होती है वायु के द्वारा, वहां पर परागकण की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उस क्रिया में परागकण जो होते हैं वो नष्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इतना समझ में। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी कि उदाहरण की बात करते हैं, तो वायु परागण पुष्प कौन कौन से हैं, यहां पर लिखता हूं मैं। नंबर 1 पर आता है आपका मक्का।
मक्का, जिसको जोन्हरी कहते हैं, सॉरी जोन्हरी के समय इसको बोया जाता है, जिसको ज्वार कहते हैं। आगे बात करते हैं चीड़, जिसको हम चिया के नाम से जानते हैं। गांव में क्या कहते हैं इसको बच्चे, चिया कहते हैं। उसके बाद आता है पोपलर। पोपलर पोपलर एक पौधा है जिसके पुष्प में वायु के द्वारा परागण संपन्न होता है। इसके अलावा और भी कई पौधे हैं जिसमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। मैं आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। फटाक से आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब बारी है आपको जानने की जंतु परागण क्या होता है। ठीक है, क्या जानेंगे अब हम, जंतु परागण, जिसको हम कहते हैं एनिमल पॉलिनेशन। देखो, इसको एनिमल पॉलिनेशन के अलावा एक और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जंतु परागण को हम एनिमल पॉलिनेशन के अलावा एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है जूफिली। क्या है, जूफिली। ठीक है, जंतु परागण का जो दूसरा नाम है वो है जूफिली। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जंतु परागण होता क्या है, व्हाट इज द एनिमल पॉलिनेशन और व्हाट इज द जूफिली। ठीक है, अब अगर हम जूफिली की बात करते हैं तो जूफिली क्या होता है, यदि पुष्पों में, ठीक है, यदि पुष्पों में परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा हो तो उसे जंतु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जंतु परागण कहते हैं। सिंपल सा एक अगला पार्ट इसमें लिखेंगे कि जिस पौधे के पुष्प में जंतुओं के द्वारा परागण होता है उस पुष्प को क्या कहेंगे, इसको जानते हैं। उस पुष्प को जंतु परागित पुष्प कहते हैं। जंतु परागित पुष्प कहते हैं, जूफिली फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आया, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जंतु परागण जो होता है वो किन किन जंतुओं से होता है, तो साधारण रूप से अगर हम बात करते हैं, साधारणतया जो जंतु परागण होता है, जंतु परागण कीट यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, ठीक है, इन सभी के द्वारा, कीट कामा पक्षियों, ठीक, कामा चमगादड़ों, अथवा घोघा द्वारा होता है। समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पर कीट के द्वारा पर परागण, जो कीटों द्वारा पर परागण होता है उसको क्या कहते हैं, समझिएगा आसानी से। कीटों द्वारा परागण यानी कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। क्या कहेंगे इसको, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। सबसे ज्यादा पुष्प जो होते हैं उसमें परागण की क्रिया होती है छोटे छोटे कीट के द्वारा। आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं कि जो पुष्प होते हैं उस पर कहीं न कहीं तितलियां बैठती हैं, भौरे बैठते हैं, या फिर कोई अन्य
कीट भी उस पुष्प पर बैठती हैं, उसके जूस को चूसती है, उसके परागकण को अपने साथ ले जाती हैं, किसी दूसरे पुष्प पर बैठती हैं, तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि अधिकांश पुष्पों में परागण की क्रिया, अधिकांश पुष्पों में परागण की क्रिया जो होती है कीटों द्वारा संपन्न होती है, कीटों द्वारा संपन्न होती है। अब अगर हम बात करते हैं तो किस कीट के द्वारा किस प्रकार के पुष्प में परागण की क्रिया संपन्न होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो उससे पहले एक और पॉइंट जान लीजिए आप कि जिस पुष्प में कीट के द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कीट द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, यानी कि उस पुष्प को क्या कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पर मधुमक्खी, तो मधुमक्खी एक प्रकार का कीट है। अब इसके द्वारा किन प्रकार के पौधों में परागण की क्रिया होती है, तो अगर हम बात करते हैं तो मधुमक्खी द्वारा जो परागण की क्रिया सबसे ज्यादा देखी जाती है वो देखी जाती है आर्किड में, आर्किड के पौधे में और बोगेनविलिया, ठीक है, बोगेनविलिया बोगेनविलिया नाम का एक पौधा है जिसमें मधुमक्खी के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। आगे अगर बात करते हैं तो एक पक्षी आता है, एक कीट आता है आपका सुलभ। आप इसको देखे भी होंगे, थोड़ा सा आपको नाम नहीं पता होगा। एक कीट आता है, काला सा रहता है, उसके पीठ के ऊपर लाल कलर का निशान बना होता है, दरारी का मतलब कि लाल कलर की धारा बनी होती है ना, धारी धारी निशान बनी होती है, उसको कहते हैं सुलभ, ठीक है, कहते हैं उसको सुलभ कहते हैं। अब सुलभ के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो होती है तंबाकू में, ठीक है, तंबाकू यानी कि जिसको हम गांजा कहते हैं, तंबाकू में जो परागण की क्रिया होती है वो सुलभ के द्वारा होती है। और धतूरा में जो परागण की क्रिया होती है वो सुलभ के द्वारा होती है। तो सुलभ आपको अगर देखना है तो आप धतूरे के पेड़ के पास जाएंगे तो वहां पर आपको सुलभ ढेर सारी संख्या में दिखाई पड़ेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं तो एक आता है तितली द्वारा परागण किसमें होता है। तो अगर आप बात करते हैं तितली द्वारा परागण जो होता है वो अधिकांश लिली के पुष्प में तितली द्वारा परागण होता है, लिली जिसको कुमुदिनी कहते हैं उसमें, और डायंथस और लिली में परागण की क्रिया तितली द्वारा होता है। अब अगर बात करते हैं नंबर 4 पर तो आता है मक्खी द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो होती है रेफ्लेसिया, ठीक है, रेफ्लेसिया नाम का एक पौधा होता है, उसके पुष्प में जो परागण की क्रिया होती है वो मक्खी द्वारा होती है। इसके बाद आता है एरम, और एक आता है इसमें इसको लिपोस, क्या नाम है इसका, लिख देता हूं मैं, इसको लियोपस, ठीक है, इसको लियोपस नाम का एक पौधा होता है जिसके पुष्प में परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है। ये समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं कीट परागित पुष्प की विशेषता क्या होती है, किस प्रकार के पुष्पों में कीट के द्वारा परागण होता है उसकी विशेषता की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास जगह है, हम यहां पर लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं विशेषता की, तो सबसे पहले जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो आकर्षण युक्त होते हैं, ठीक है। पहली विशेषता क्या होगी, कीट परागित पुष्प आकर्षण युक्त होती है, आकर्षण
युक्त होती है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? तो कीट परागित पुष्प होते हैं वो कीटों को आकर्षित करने के लिए कुछ गंधयुक्त पदार्थ का स्रावित करते हैं, कुछ गंधयुक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे कीट परागित पुष्प से पुष्प से गंधयुक्त पदार्थों का स्राव होता है। गंधयुक्त पदार्थों का स्राव होता है। अगली अगर स्थिति हम विशेषता करते हैं तो अगली विशेषता क्या होगी? कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो रंग युक्त होते हैं और साथ में चमकीले होते हैं। तो क्या होगा? कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प चमकीले होते हैं, चमकीले तथा रंग युक्त होते हैं, चमकीले तथा रंग युक्त होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कीट द्वारा परागण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम पक्षियों द्वारा परागण। तो पक्षियों द्वारा परागण कैसे होता है? जंतु परागण में ही ये है, पक्षियों द्वारा परागण कैसे होता है इसको भी जानते हैं। देखिए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखेंगे हम पक्षियों द्वारा परागण। तो कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं, कुछ पुष्पों में परागण की क्रिया, परागण की क्रिया जो होती है वो पक्षियों द्वारा पाई जाती है, पक्षियों द्वारा होती है। और इस पुष्पों को पक्षी परागित पुष्प कहते हैं। पक्षी परागित पुष्प कहते हैं, पक्षी परागित पुष्प कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करते हैं पक्षी परागित पुष्प कौन से होते हैं, इनकी विशेषता क्या है, तो विशेषता की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पक्षी परागित पुष्प होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो लिखेंगे हम पक्षी परागित पुष्प, पक्षी परागित पुष्प बड़े होते हैं, आकर्षक युक्त होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षक युक्त होते हैं। आकर्षक युक्त होते हैं इसका मतलब क्या होता है? अर्थात रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। अगली बात इसमें क्या हो कि इसमें गंध नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं पाया जाता, ना कोई स्मेल निकलता है। तो हम बात करते हैं ये गंधहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। और इसमें मकरंद का स्राव होता है। ठीक है, इसमें
मकरंद रंद का स्राव होता है, मकरंद का स्राव होता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी विशेषता, सबसे मेन विशेषता पक्षी परागित की क्या होती है कि पक्षी परागित पुष्प जो होते हैं, पक्षी परागित पुष्प प्रायः लाल रंग के होते हैं। पक्षी परागित पुष्प कैसे होते हैं, वो लाल रंग के होते हैं, इसको आप याद कीजिएगा। चलिए, ये हमारा जो जंतुओं द्वारा परागण है वो खत्म हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे परागण की क्रिया जल द्वारा, यानी कि जल के द्वारा परागण क्या कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं जल द्वारा परागण। ठीक है, जल द्वारा परागण, जल द्वारा परागण जिसको हम हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, इसके नाम से हाइड्रोफिली, या फिर इसी को हम कह सकते हैं वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। देखो एक मतलब मैं बता दूं आपको, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, या केमिस्ट्री का शब्द है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक, अब आगे अगर हम बात करते हैं जल द्वारा परागण किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसमें जल के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जल में पाए जाने वाले पौधों में परागण की क्रिया जल द्वारा ही संपन्न होती है। तो इसको लिखेंगे कैसे, अधिकांश जलीय पौधों में, अधिकांश जलीय पौधों में परागण की क्रिया जल द्वारा होती है। अर्थात किसी पुष्प का परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जल द्वारा पहुंचता है और ऐसे पुष्प को जल परागित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प को जल परागित पुष्प कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो जल परागण दो प्रकार के होते हैं। जल परागण के प्रकार की बात करें तो जल परागण दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे यहां पर जल परागण के प्रकार, जल परागण के प्रकार। अगर जल परागण की प्रकार की बात करते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली कितने प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं तो यहां पर जल परागण दो प्रकार का होता है। पहला, जल के अंदर होने वाले परागण को ठीक है क्या कहते हैं। दूसरा होता है जल के बाहरी सतह पर होने वाले परागण को क्या कहते हैं। ठीक है, जल के अंदर होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जल के ऊपरी सतह पर होने वाले परागण को क्या कहते हैं उसको देखिए। अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा एक तालाब है, ठीक है, ये एक तालाब है और यहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है, सब पानी भरा हुआ है और इसी में कुछ हमारे पुष्प भी है, ठीक है, कुछ क्या है, पौधे हैं, पुष्प हैं
ठीक है। कुछ पुष्प क्या है, जल के अंदर ही रह जाते हैं और कुछ पुष्प क्या होते हैं, जल के बाहरी सतह पर आ जाते हैं। अब अगर परागण की क्रिया जल के अंदर ही हो रही है, जल के अंदर अंदर ही हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे। और यदि परागण की क्रिया जल के ऊपरी सतह पर, बाहर जल के ऊपरी सतह पर रहने वाले पुष्पों में हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे। देखिए, अगर जल के अंदर जो परागण हो रहा है तो उसको कहेंगे हम हाइपोहाइड्रोगैमस। क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोगैमस। तो कहेंगे हम हाइपोहाइड्रोगैमस। क्या कहेंगे इसको हम, हाइपोहाइड्रोगैमस। किसको, जो जल के अंदर परागण हो रहा है। और जल के ऊपरी सतह पर यानी कि जल के बाहर होने वाले परागण को क्या कहेंगे हम, एपी हाइड्रोगैमस। क्या कहेंगे, एपी हाइड्रोगैमस। ठीक है, एपी हाइड्रोगैमस के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो परागण के लाभ में अगर हम बात करें तो पर परागण का क्या लाभ होता है और पर परागण की क्या हानि होती है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे की क्लास को कंटिन्यू करें। अगर हम बात करते हैं पर परागण के लाभ, पर परागण के लाभ की, व्हाट इज द मेरिट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज द मेरिट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था स्वपरागण के क्या लाभ होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम यहां पर भी देखेंगे कि पर परागण के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ ये होता है कि यहां पर अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इंसान अकेला रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर उसी इंसान के साथ दो लोगों की शक्तियां और मिला दी जाए तो वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो यानी कि स्वपरागण में दो अलग अलग पौधों के बीच में परागण की क्रिया हो रही है, भले ही उनकी जाति एक हो, लेकिन परागण की क्रिया दो अलग अलग पौधों के बीच में हो रही है। तो इससे जो बीज बनेगा वो काफी अच्छी किस्म का बनेगा, भारी मात्रा में बनेगा और स्वस्थ बनेगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा पर परागण का लाभ, तो पर परागण से बने बीज, ठीक है, या पर परागण से उत्पन्न बीज, पर परागण से उत्पन्न बीज बड़े होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, भारी होते हैं, यानी कि इनका वजन भी ज्यादा होता है, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई इसमें बीमारी नहीं पाया जाता है, स्वस्थ होते हैं तथा अच्छी किस्म के होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं। पहला लाभ हो गया। दूसरी लाभ की बात करते हैं, पर परागण द्वारा रोग अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती हैं, जातियां तैयार की जा सकती हैं। ओके, अब अगर आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पर परागण का के हानि। पर परागण से क्या क्या हानि होती है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर हम बात करते हैं डीमेरिट की, तो सबसे पहली इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है, सबसे बड़ी हानि ये है कि इसको परागण के लिए किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको कहीं जाना है और आपके पास बाइक नहीं है और आपको बाइक किसी और का मांगकर जाना है ना, तो अगर वो इंसान आपको बाइक देगा या साइकिल देगा तब तो आप जाएंगे,
यानी कि आप इस प्रकार से किसी स्थान पर जाने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक, अगर वही बाइक आपके पास होता तो आप किसी और पर निर्भर होते नहीं होते ना। ठीक, उसी प्रकार से जो पर परागण की क्रिया होती है उसमें परागण किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर होता है। ठीक है, और अगर स्वपरागण की बात करते हैं तो वो अपने आप में ही कर सकता है, अपने ही पौधे से कर सकता है। समझ में? अब इसको क्या लिखेंगे हम, पर परागण के क्रिया के लिए पहली पॉइंट हो जाएगी पर परागण क्रिया के लिए, पर परागण क्रिया के लिए बाह्य संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। पर परागण की क्रिया के लिए बाह्य संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसमें अधिक परागकण नष्ट होते हैं, क्योंकि पर परागण की क्रिया कीट के द्वारा होगी, जल के द्वारा होगी या फिर वायु के द्वारा होगी, तो परागकण तो कुछ ना कुछ रास्ते में गिरेंगे, कुछ ना कुछ परागकण वही गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, परागण की क्रिया क्या होती है उसमें लिखेंगे हम पर परागण में अधिक परागकण नष्ट होते हैं। अगले अगर हम इसके हानि की बात करते हैं तो पर परागण, ठीक है, पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो सदैव संकर होते हैं, यानी कि हाइब्रिड होते हैं। उनमें दो लोगों का जीन पाया जाता है। क्या होता है, उसमें दो लोगों का जीन पाया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे पर परागण से उत्पन्न बीज संकर, हमें सदैव संकर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि पर परागण की क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कृत्रिम परागण क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कृत्रिम परागण के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है, उसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।